अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। बच्चों, यहाँ पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, ये हमारी शान है और जमहूरी निज़ाम हमारी शान है। बच्चों, हमारे मुल्क में जो है जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है ना, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है। इसीलिए तो 26 जनवरी को जो है हम जमहूरी तर्ज़ हुकूमत अपना के अपने दस्तूर को अमल में लाए हैं करके यौम जमहूरिया मनाते हैं, है ना। हमारे मुल्क में जो है बच्चों जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है। तो जमहूरियत में क्या होते हैं, हम अवाम जो है हमारे लिए हमसे हुकूमत करती है। हुकूमत के नुमाइंदों को बच्चों हम क्या करते हैं, मुंतखब करते हैं। हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदे क़वानीन बनाते हैं, हुकूमत करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत की तारीफ़ क्या की थी। जमहूरियत जो है अवाम की हुकूमत, अवाम से हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत। तो बच्चों, ये अवाम से अवाम के लिए जो हुकूमत होती है, तो हम यहाँ पर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। किस तरह मुंतखब करते हैं, किस तरह इनका इंतखाब करते हैं बच्चों, इलेक्शन के ज़रिए से, है ना। इलेक्शन में इंतखाबात में जो हम इनका इंतखाब करते हैं, इनको मुंतखब करते हैं और हमारे मुंतखब शुदा नुमाइंदे हुकूमत चला रहे। इसीलिए तो हम बड़ी शान से कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। तो इस जमहूरियत में हम हमारे नुमाइंदों को किस तरह मुंतखब करते हैं, ये इलेक्शन क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसका अमल क्या है बच्चों। तो ये देखने के लिए आज हम जो है हमारा लेसन कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, हिंदुस्तान में जो है इंतखाबी अमल, हिंदुस्तान में इंतखाबी इंतज़ाम या इंतखाबी अमल, किस तरह से इंतखाबात किए जाते हैं, इंतखाबात का तरीक़ा कार क्या है, कौन कौन सी सियासी जमातें हमारे पास पाई जाती है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों गौर से सुनिए, तमाम अहम नुकात को लिख लीजिए और आखिर में किस तरह इंतखाबात होते हैं एक मॉडल जो है मॉक पार्लियामेंट भी मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो बच्चों, हिंदुस्तान में इंतखाबी इंतज़ाम किस तरह से, इंतखाबी कमीशन का आगाज़ हुआ और इंतखाबात का अमल क्या है, ये आज हम देखेंगे। अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों, हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरी इंतज़ाम की कामयाबी, जमहूरी निज़ाम की कामयाबी जो है पाक व साफ़ और ख़तरे से दूर इंतखाबात का होना ज़रूरी है। इंतखाबात कैसे हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो, कोई यहाँ पे धोखाधड़ी ना हो, पाक और साफ़ इंतखाबात हो, सही तरीके से इंतखाबात हो, सही नुमाइंदों को हम इंतखाब करें, मुंतखब करके लाएं उनको, तो तभी क्या होती है, हमारा जमहूरी निज़ाम, हमारी हुकूमत कामयाब हो सकती है। तो इंतखाबात की निगरानी में इंतखाबात का अमल या इंतखाबात का इंतज़ाम किस तरह होता है, किस तरह से इंतखाबात चलाना, ये तमाम जो है बच्चों हमारे दस्तूर के 15वें हिस्से के दफ़ा 324 से लेकर दफ़ा 329 तक के जो दफ़ात है, इन दफ़ात में आज़ाद व पाक व साफ़ इंतखाबी अमल और इंतखाबी कमीशन के मुतालिक तफसील से बयान किया गया। कहाँ पर बच्चों, हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर के 15वें हिस्से में, है ना। बहुत वसी तरीन दस्तूर है, दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर भी हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर है। तो 22 हिस्सों पर जो मुश्तमिल है, 12 फहरिस्तें हैं। तो दस्तूर के 15वें हिस्से के दफ़ा 324 से लेकर दफ़ा 329, कहाँ पर बच्चों, दस्तूर के 15वें हिस्से के दफ़ा 324 से दफ़ा 329 के दरमियान जो है आज़ाद और पाक व साफ़ इंतखाबी कमीशन के मुतालिक तफसील से कहा गया है। तो इंतखाबी कमीशन जो है सारे हिंदुस्तान का इंतखाबी इदारा होता है। किस तरह से इंतखाबात मुनाक़द करना, इसका तमाम प्रोसेस कौन अंजाम देते हैं, ये तमाम तरीक़ा कार, इसकी कारगुजारियों को इंतखाबी कमीशन अंजाम देती है। तो मरकज़ी और रियासती इंतखाबात के मुतालिक जो है या उसके मुताबिक कमीशन जो है मुकामी इदारों के इंतखाबात के अमल को चलाने की ज़िम्मेदार, चाहे वो मरकज़ के इंतखाबात हो या रियासती इंतखाबात हो। तो ये इंतखाबी कमीशन जो है
इंतखाबात के अमल को चलाते हैं। और ये तमाम कहाँ पर लिखा है बच्चों? हमारे दस्तूर के 15वें हिस्से के दफ़ा 324 से 329 के दरमियान। तो ये जो अहम इदारा है इंतखाबी कमीशन, इसका आगाज़ कब हुआ है, इसमें कौन कौन रहते हैं, इसका तरीका एक अमल क्या है करके, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंतखाबी कमीशन, हिंदुस्तान की इंतखाबी कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं। तो ये इंतखाबी कमीशन की तश्कील कब हुई है करके, तो बच्चों हिंदुस्तान की दफ़ा 324 में इंतखाबी कमीशन की तश्कील के मुताबिक दर्ज किया है ना। दफ़ा 324 से लेकर 329 के दरमियान जो है इंतखाबी अमल का तरीक़ाकार पूरा तफसील से है। तो दफ़ा 324 जो है इंतखाबी कमीशन की तश्कील की वजाहत करती है। तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी में इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ। 25 जनवरी 1950 ईस्वी में ये इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ है। तो इब्तिदा में उस इलेक्शन कमीशन में जो है एक कमिश्नर इसका जो है सरबराह होता था, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इलेक्शन के अमल को यहाँ पे अपनी सरबराही में, अपनी निगरानी में तमाम अमले के ज़रिए से अंजाम देते थे। लेकिन क्या हुआ बच्चों, 1989 में दस्तूर की 61वीं तरमीम के मुताबिक वोट डालने की उम्र जो पहले क्या थी बच्चों, 21 साल थी। वोट डालने के लिए हिंदुस्तान का हर वो शहरी जिसकी उम्र 21 साल होती थी वो इंतखाबात में हिस्सा लेता था, वोट डाल सकता था। लेकिन 1989 में दस्तूर की 61वीं तरमीम के मुताबिक वोट डालने की उम्र 18 साल से घटाकर जो है 21 साल से घटाकर यहाँ पे 18 साल की, पहले 21 साल थी तो 21 साल से घटाकर को उसका 18 साल की गई। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हमारे लोगों की, बच्चों की तादाद, या यहाँ पे जो राय दहिंदगान थे, इसको हम क्या बोलते हैं, राय दहिंदगान बोलते हैं, वोट डालने वाले, तो इनकी तादाद क्या हो गई बच्चों, ज़्यादा हो गई। और इंतखाबात कमिश्नर का काम और काज में क्या हुआ, इजाफा होगा। तो इसीलिए फिर क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करके इलेक्शन कमिश्नर के साथ में 2 और कमिश्नर्स का तकर्रुर किया गया। कब, 1989 में। 1950 में तक जो 1950 से लेकर 89 तक जो था इलेक्शन कमीशन जो है एक इलेक्शन कमिश्नर के तहत जो है तमाम सरबराही को, तमाम कामों को अंजाम देते थे। लेकिन 1989 में जो राय दहिंदगान की उम्र थी वो 21 साल से घटाकर जो है 18 साल की गई। तो इंतखाबी कामों काज में इजाफा हो गया या राय दहिंदगान की तादाद बढ़ गई। तो इसलिए जो है उस इलेक्शन कमिश्नर के साथ में 2 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर भी किया गया। फिर क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर ही 1990 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को फिर बरतरफ की गई। लेकिन 1993 में जबकि पंचायत राज इदारों का क़याम हुआ तो और भी जो है इलेक्शन की कार्रवाई वहाँ पे और बढ़ गई। मुकामी खुद इख्तियारी हुकूमतों का जब आगाज़ हो गया है, देही पंचायत, तालुका पंचायत, ज़िला पंचायत, तो मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत के साथ साथ अभी पंचायत राज इदारों के भी इंतखाबात का अमल यहाँ पे करना ज़रूरी था। तो काम व काज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से फिर जो है जो 2 कमिश्नर को घटा दिया गया था 1990 में, फिर उनको शामिल किया गया। तो इस तरह से अब तीन वहाँ पे, मतलब एक मेन जो है इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। तो तीनों को जो है मसावी इख्तियारात होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, राय मशवरा लेकर कब इंतखाबात करना है, किस तरह से, और ये तमाम जो है वो अपने राय मशवरे के ज़रिए से इंतखाबात का ऐलान करते हैं। तो बच्चों दफ़ा 324 से लेकर 329 के दरमियान जो है इंतखाबी कमीशन की तश्कील या इंतखाबी अमल के बारे में तफसील से वजाहत की गई है। और इंतखाबी कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क़याम 25 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ है। इतना याद रहेगा बच्चों, हो गया। तो एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो है इसके साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं। तो बच्चों इनका तकर्रुर कौन करता है करके, तो सदर जमहूरिया हिंद जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए कमिश्नर्स जो रहते हैं, तो सदर जमहूरिया हिंद इलेक्शन कमिश्नर्स का इंतखाब करते हैं, इनका तकर्रुर करते हैं और
उनकी तकर्रुर करने के बाद उनके ओहदे की मियाद कितनी रहती है? 6 साल रहती है, या अपनी उम्र के 65 साल तक वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। 2 में से जो जल्दी होता है वो, समझो अभी समझो वहाँ पे कोई भी 62 साल की उम्र में जो है इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो 3 ही साल में जो है वो 65 को हो जाएंगे। तो उससे पहले ही क्या 6 साल वहाँ पे, और 6 साल है बोल के और इंतज़ार नहीं करेंगे, 65 के हो गए तो वो वहाँ पे सबकदोज हो जाएंगे। या समझो यहाँ पे कोई जो अपने उम्र के 50 साल में हो गया है, तो वो 6 साल के ओहदे को यहाँ तक कामियाद तक वो रहेगा। तो दोनों में से जो पहला होता है वो सही। लेकिन इनका तकर्रुर कौन करते हैं बच्चों? सदर जमहूरिया हिंद। हमारे सदर क्या करते हैं? इनका तकर्रुर करते हैं। और किसी भी वक्त ये सदर जमहूरिया को अपना इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं कि उन्हें नहीं करना है। या समझो उनसे कोई यहाँ पे दस्तूर के खिलाफ कोई काम हो गया है, तो उस वक्त पार्लियामेंट क्या कर सकती है? उनको बरतरफ भी कर सकती है ना। लोकसभा राज्यसभा पर मुश्तमिल जो हमारी पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट इनको बरतरफ करने का भी हक रखती है। तो इनके ओहदे की मियाद जो है इलेक्शन कमिश्नर की 6 साल होती है, या अपने उम्र के 65 साल तक भी अपनी खिदमत को अंजाम दे सकते हैं। या उससे पहले भी वो सबकदोज होना चाहते हैं, रिटायर्ड होना चाहते हैं, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो वो सदर जमहूरिया हिंद को अपना इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। या उन्होंने कोई गैर कानूनी गैर दस्तूरी काम किया है, तो पार्लिमानी अराकीन जो है उनको बरतरफ भी कर सकते हैं। किसको बच्चों? इलेक्शन कमिश्नर्स को, है ना। तो इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन से इलेक्शन कमीशन जो है कौन कौन से इंतखाबात करती है करके, तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सदर के इंतखाबात, नायब सदर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तमाम इंतखाबात किसके ज़रिए से होते हैं बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन क्या करती है? सदारती इंतखाबात, हमारे सदर को इंतखाब करने का, नायब सदर, राज्यसभा के मेंबरों को, लोकसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद के मेंबर, इन तमाम का इंतखाबात जो होता है किसकी जिम्मेदारी है? कौन करवाता है बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऐलान करती है, नोटिफिकेशन निकालती है कि हाँ फलान दिन को जो है इस टाइम में जो है इलेक्शन होंगे। तो ऐलान करने से लेकर नतीजा निकलने तक, काउंटिंग होकर रिजल्ट आने तक भी, जिस दिन समझो आज ऐलान किया है 3 महीने के बाद जो है इलेक्शन होकर उसकी काउंटिंग होकर नतीजा निकल रहा है, तो ये पूरा जो प्रोसेस रहता है ये किसकी निगरानी में होता है? इलेक्शन कमीशन की। पूरा अंजाम दे, पूरे तमाम कामों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इलेक्शन कमीशन अंजाम देता है। लेकिन वो इलेक्शन जो कमीशन है, हमारी 3 जो कमिश्नर रहते हैं उनका खुद का कोई अमला नहीं रहता, यानी काम करने वाले उनके ऑफिसर्स नहीं रहते। वो हमारे मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन्हीं के ज़रिए से क्या करते हैं वो तमाम काम, यानी सबको लिया जाता है वहाँ पे। बैंक में काम करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, बैंक में काम करने वाले असातिज़ा को, सबको हम भी क्या करते हैं वहाँ पे इलेक्शन के काम में हिस्सा लेते हैं। समझ में बच्चों? तो तमाम इलेक्शन चाहे सदर के हो, नायब सदर, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तमाम इंतखाबात को कौन यहाँ पे अंजाम देते हैं? कौन करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन। तो ऐलान करने से लेकर नताइज रिजल्ट आने तक, हुकूमत बनने तक, वो पूरे काम की निगरानी किसके अंडर में होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। लेकिन उसका खुद का अमला नहीं होता, खुद के काम करने वाले ऑफिसर्स नहीं रहते, लेकिन सदर हिंद की मंजूरी लेकर रियासती अमले को ही सरकारी दफातरों में, स्कूलों में, मदारिस में काम कर, इन तमाम को लेकर इलेक्शन कमीशन उनको मुकर्रर करती, अपने अमला करके वहाँ पे इलेक्शन ऑफिसर्स करके वहाँ पे हमें मुकर्रर किया जाता है। बच्चों समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से पंचायत और बल्दिया इदारों के, यानी चाहे वो तालुका पंचायत हो, देही पंचायत हो या ज़िला पंचायत है जिसको हम बल्दिया कहते हैं, तो उनके इंतखाबात को रियासती इंतखाबी कमीशन करवाता है। तो हमारी मरकज़ी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सदर का इंतखाब, नायब सदर, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर, विधानसभा विधानसभा परिषद के इंतखाबात करवाती। उसी तरह से बल्दिया के जो रहते हैं, यानी पंचायत के जो रहते हैं,
चाहे वो देही पंचायत हो, तालुका पंचायत हो या ज़िला पंचायत हो, तो इनके इंतखाबात जो है वो जिस रियासत में होते रहते हैं उस रियासत में वो रियासत क्या करती है, वहाँ पे रियासती इंतखाबी कमीशन के ज़रिए से वो इंतखाबात करवाए जाते। तो दस्तूर की दफ़ा 324 के और 2A के मुताबिक गवर्नर क्या करते हैं, रियासती इंतखाबी कमीशन को तकर्रुर करते हैं, वहाँ के कमिश्नर्स को मुकर्रर करते हैं। मरकज़ में बच्चों सदर और रियासत में जो पंचायत के होते रहते हैं वहाँ पे कौन तकर्रुर करते हैं, गवर्नर तकर्रुर करते हैं। क्योंकि 1993 से जो है पंचायत राज एक्ट का क़याम हुआ है, 3 सतह की पंचायतें यहाँ पे उरूज में आई हैं। तो दफ़ा 308 के तहत जो है रियासती इलेक्शन कमीशन की जो है निगरानी किसके होती है, वहाँ पे कौन मुकर्रर करते हैं, उस अमले को यहाँ पे गवर्नर। तो ये रियासत के मुकामी इदारों के इंतखाबात को कामयाबी के साथ इनाकाद करता रहा। कौन से, पंचायत चुनाव, है ना, इस तरह से ऐलान करते रहते। मरकज़ में वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तमाम जो मरकज़ के रहते हैं, मतलब सदर के, नायब सदर के तमाम, और उसी तरह पंचायत के जो रहता है वह रियासती इंतखाबी कमीशन के ज़रिए से अंजाम दिए जाते हैं। बच्चों समझ में आया बच्चों? तो कहाँ पर 324 दफ़ा 324 के तहत। तो इंतखाबात से पहले क्या करते हैं हम, इंतखाबी हलके बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, इंतखाबी हलके। तो मुल्क को यानी किस तरह से इंतखाबात का अमल शुरू होता है। तो अब इंतखाबात करवाना है यहाँ, तो सबसे पहले इंतखाबी कमीशन क्या करती है बच्चों, इंतखाबी हलके बनाती है। जिस तरह से हम रियासत की तकसीम करते हैं, ज़िला, तालुका, अज़ला में करते हैं, जोग्राफिया लिहाज से तकसीम होती है, उसी तरह से इंतखाबात की बेसिस पर या इंतखाबात की बुनियाद पर या इंतखाबी मकसद को लेकर मुल्क को जो है यहाँ पे छोटे छोटे इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है। मुल्क को क्या करते हैं, इंतखाबी मकसद को लेकर छोटे छोटे इंतखाबी हलकों में तकसीम किया था। इनको ही हम क्या कहते हैं, इंतखाबी हलके कहते हैं। यानी छोटे छोटे जो ब्लॉक बनाए जाते हैं ना, वार्ड जिसको हम कहते रहते हैं। देखो वार्ड नंबर 1 में मेरा नंबर आया है इलेक्शन का, वार्ड नंबर 2 में आया है, इस तरह से कहते हुए सुने रहेंगे आप। तो मुल्क को इंतखाबी मकसद के लिए छोटे छोटे इंतखाबी हलकों में तकसीम किया था, उन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों, इंतखाबी हलके कहते हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों, इंतखाबी मकसद के लिए मुल्क को जो छोटे छोटे इंतखाबी हलकों में तकसीम किया जाता है वही क्या कहलाते हैं बच्चों, इंतखाबी हलके कहलाते। तो इंतखाबी हलके जो है वहाँ की आबादी के लिहाज से रहते। ऐसा नहीं कि एक गांव में एक ही इंतखाबी हलका नहीं रहता, वहाँ की आबादी के ऊपर क्या रहता है, वह मुनहसर रहता है। तो आबादी के लिहाज से एक जगह पर जो है 2-2, 3-3 इलेक्शन बूथ जिसको हम कहते हैं, देखो बहुत से इलेक्शन बूथ है नहीं इंतखाबी हलके वहाँ पे होते हैं। तो इंतखाबी हलके 2 किस्म के होते हैं, एक लोकसभा का इंतखाबी हलका, दूसरा असेंबली का। इंतखाबी हलके 2 किस्म के, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रहती है और दूसरा जो है यहाँ पे लोकसभा का। समझ में बच्चों, इंतखाबी हलके जो तकसीम करे रहते हैं मुल्क को इंतखाबी मकसद के लिहाज से, एक जो है लोकसभा का इंतखाबी हलका रहता है, दूसरा हमारे रियासतों की असेंबलियों का इंतखाबी हलका रहता है। वही एरिया रहता है लेकिन उसको जो है तकसीम लोकसभा के इंतखाबी हलकों के तहत जो है अलग अलग आ जाती है रियासती इंतखाबी हलके। तो इस तरह से मुल्क को जो हम इंतखाबात के मकसद के लिए जो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं उसी छोटे हलके को हम क्या कहते हैं, इंतखाबी हलके कहते हैं। मुल्क को इंतखाबी मकसद के तहत जो छोटे छोटे हलकों में तकसीम किया जाता उसको हम क्या कहते हैं, इंतखाबी हलके कहते हैं। तो इंतखाबी हलके बच्चों 2 किस्म के हैं। कौन कौन से हैं इंतखाबी हलके, एक जो है बच्चों लोकसभा का हलका, दूसरा जो है यहाँ पे असेंबली का। एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, दूसरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, है ना बच्चों। तो पहला काम है यहाँ पे इंतखाबी हलके। पहला काम क्या करता है, जैसे इलेक्शन का इरादा होता है, इलेक्शन की अनाउंसमेंट अब करना है, इलेक्शन को इनाकाद करना, उसको मुनाकद करना, पहला काम जो इंतखाबी कमीशन का रहता है वो मुल्क को जो है इंतखाबी मकसद के लिए हलकों में तकसीम करना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंतखाबी हलके कहते हैं। समझ में बच्चों, जिस तरह ज़िले रियासतों में तकसीम किया गया ना, उसी तरह से इंतखाबी मकसद को लेकर मुल्क को जो छोटे छोटे हलकों में तकसीम किया जाता है तो उस हलके को हम क्या कहते हैं, जो कि इंतखाब की बेस पर रहते हैं, इंतखाबात की बेस पर, उसको इंतखाबी हलके इलेक्शन
कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लोकसभा का हल्का है और दूसरा जो है असेंबली का हल्का है ना। दो हल्के हो गए इंतखाबी हल्के, एक लोकसभा का हल्का, दूसरा असेंबली का। तो लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले अराकीन जो है पार्लियामेंट के रुकन रहते, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, है ना। एमपी मेंबर बोलते रहते हैं ना, एमपी रुकन करके। तो एक कौन रहते हैं? लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले अराकीन पार्लियामेंट के रुकन बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट के रुकन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट में उसको क्या कहते हैं बच्चों? एमपी। एमपी किसको कहते हैं? जो कि लोकसभा हल्के से मुंतखब होकर अराकीन पार्लियामेंट बनते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। याद रहेगा, एमपी यानी कौन? एमपी एमएलए, एमपी एमएलए इस तरह बोलते रहते हैं। वर्ड हमारा जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। एमएलए आया है, एमपी आया है। एमपी मीन्स कौन बच्चों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले पार्लियामेंट के अराकीन को हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। उसी तरह से असेंबली हल्के से जो मुंतखब होते हैं उसको हम, उन अराकीन को क्या कहते हैं बच्चों? रियासती मजलिस कानून साज के मेंबर या एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनको क्या कहते हैं बच्चों? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले एमपी कहलाते हैं। असेंबली हल्के, रियासती असेंबली हल्के से मुंतखब होने वाले एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते। तो इन दोनों हलकों में, चाहे वो लोकसभा का हलका हो या असेंबली का हलका, दोनों हलकों में जो है चंद मखसूस नशिस्तें रहते हैं ना, रिजर्वेशंस रहते हैं करके बोल के हम सुनते हैं। देखो किसके लिए था? एससी एसटी यानी पसमानदा जातों के लिए, पसमानदा कबाइल के लिए, अकलियतों के लिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, जो चाहे वो लोकसभा का हल्का हो या चाहे यहाँ पे रियासती मजलिस कानून साज का हल्का हो, यानी असेंबली हल्का हो या लोकसभा का हल्का हो, तो वहाँ पर चंद एक सीट्स जो रहते हैं, चंद एक नशिस्तें जो रहते हैं पसमानदा जातों के लिए, पसमानदा कबाइल, अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के लिए, औरतों के लिए भी क्या रहते हैं? मुकर्रर रहते हैं, यानी मखसूस रहते हैं। किसके लिए मखसूस करके रखा? किसके लिए खास कर रिजर्व रहते हैं? वो एससी यानी पसमानदा जातों के लिए, एसटी यानी पसमानदा कबाइल के लिए, माइनॉरिटीज़ करके बोलते हैं यानी अक़लियतों के लिए, और औरतों के लिए। पसमानदा जात, पसमानदा कबाइल, अक़लियतों और औरतों के लिए नशिस्तें क्या रहते हैं? वहाँ पे मखसूस रहते। तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मखसूस इंतखाबी हल्का कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों? मखसूस इंतखाबी हल्का। तो मखसूस इंतखाबी हल्का लोकसभा का भी रहता है, मखसूस इंतखाबी हल्का असेंबली का भी रहता है, जो कि खास कर जो हम रिजर्व करके रखे रहते हैं, उन्हीं के लिए मुख्तस करके रखे रहते हैं। किसके लिए? एससी एसटी, माइनॉरिटीज़ और औरतों के लिए। यानी उस वार्ड से, उस हल्के से जो है वहाँ पे इलेक्शन के लिए, उम्मीदवार के लिए वहाँ पे वुमेन यानी औरतें वहाँ पे खड़े रहेंगे। वो किसके लिए रहता? और एक चंद रहते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे एससी कैंडिडेट खड़ा रहेगा, एसटी कैंडिडेट खड़ा रहेगा, अक़लियतों के लिए मखसूस रहेगा। तो इस तरह के यानी दोनों इंतखाबी हल्के, चाहे वो लोकसभा का हल्का हो या रियासती असेंबली का हल्का हो, तो दोनों हलकों में पसमानदा जाते, पसमानदा कबाइल, अक़लियतों, औरतों के लिए नशिस्तों को मखसूस किया जाता है। दोनों हलकों में पसमानदा जातों, पसमानदा कबाइल, अक़लियतों, औरतों के लिए नशिस्तों को, सीट्स को वहाँ पे रिजर्व किया जाता है, मखसूस किया जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मखसूस इंतखाबी हल्का कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मखसूस इंतखाबी हल्का। वो समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले क्या बनाए गए? इंतखाबी हल्के। सबसे पहले क्या बनाए गए? इंतखाबी हल्के। इंतखाबी हल्के बनाने के बाद अब हमारे सभी की जो है जिसकी उम्र 18 साल की है से लेकर 18 साल से लेकर जितनी भी उम्र, तो तमाम के जो है वहाँ पे फहरिस्त बनाते हैं बच्चों, है ना। इस तरह से फहरिस्त देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वोटर्स लिस्ट कहते हैं, राय दहिंदगान की
फहरिस्त है। हमारा नाम, फादर नेम, एज, फिर उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, आइडेंटिटी नंबर रहता है, कौन से वार्ड में हमारा आया है। तो ये तमाम क्या होती है, एक लिस्ट बनकर तैयार होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, पहला इंतखाबी हल्के बने, अब क्या बनेगी यहाँ पे, वोटर लिस्ट बनेगी। वोटर्स की लिस्ट यानी राय दहिंदगान की फहरिस्त कहते हैं। राय दहिंदगान की यानी राय दहिंदगान यानी कौन बच्चों, जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल उसके बाद जितनी भी हो, तो 18 साल की उम्र से क्या होता है, इलेक्शन में हिस्सा लेने, वोट देने का हक मिलता है। तो 18 साल से उम्र 18 साल की उम्र से जो वोट देने का हक मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आलमे बालगे राय दहिंदगी बोलते हैं। तो हम सभी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा जितनी भी हो, हमें क्या कहा जाता है, राय दहिंदगान कहते हैं। तो हमारी जो फहरिस्त तैयार होती है, तो राय दहिंदगान की फहरिस्त को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। इलेक्टोरल रोल कहते हैं उसको, इलेक्टोरल रोल या राय दहिंदगान की फहरिस्त या वोटर लिस्ट कहते हैं। तो इलेक्टोरल रोल जो रहता है इंतखाबात के अरसे से पहले ही क्या करता है, इलेक्शन कमीशन तैयार करता। तो हर 5 साल में, जनरल इलेक्शन 5 ईयर्स में, 5 साल में एक मरतबा होते रहते, तो हर 5 साल में एक मरतबा फिर से वो इस इलेक्टोरल रोल की जांच की जाती है। तो जांच करने के दौरान जिसकी उम्र यहाँ पे 18 साल को पहुँच गए, तमाम की उम्र के उन तमाम लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। और चंद एक का उस अरसे के दरमियान में जो है इंतकाल भी हुआ रहता है, तो जिनका इंतकाल हो जाता है उनको वहाँ से डिलीट कर देते हैं, यानी नाम वहाँ से मिटा देते हैं। फिर 18 साल की उम्र तक जो रीच हो गए हैं, जो पहुँच गए हैं, उनके नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल करते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, राय दहिंदगान की फहरिस्त। जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, राय दहिंदगान की फहरिस्त। इसको क्या कहते हैं, वोटर्स लिस्ट कहते हैं। तो इलेक्टोरल रोल जो है राय दहिंदगान की शनाख्त में इंतखाबी हुक्काम जो रहते हैं, वहाँ पे जो इलेक्शन के दौरान जो बूथ में इंतखाबी जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी मदद की, उनकी ताउन भी करता है। उसको जो है, अब हमें जो वोट देने के लिए जाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ले जाते हैं, तो यहाँ पर वो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि यही है कि नहीं करके, वो आगे फिर मैं बोलूँगी। तो ये हमें जो है बहुत ही मददगार साबित होती है। किसको, जो इंतखाबी अमला वहाँ पे इलेक्शन के बूथ में इंतखाबात के दिन बैठा हुआ रहता ना, तो वो लिस्ट को चेक करते रहते हैं। फिर हम जो चिट्ठी लेके जाते हैं या आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी जांच होती है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसको राय दहिंदगान की फहरिस्त या इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट कहते हैं। तो हर 5 साल में एक मरतबा इसकी जांच की जाती है। 18 साल की उम्र को रीच करने वाले या उसको पार कर जाने वाले तमाम जिसका नाम नहीं है, उनको शामिल किया जाता है, और जिनका इंतकाल हुआ है उनके नामों को वहाँ से मिटा दिया जाता है। तो पहला क्या बना बच्चों, इंतखाबी हल्का बना। दूसरा क्या बना, वोटर्स लिस्ट बनी, है ना। ये तमाम जो आइडेंटिटी प्रूफ रहते हैं वहाँ पे ले गए जाते हैं। पासपोर्ट रहता है, एपिक कार्ड रहता है, आधार कार्ड रहता है, इलेक्शन राशन कार्ड रहता है। ये तमाम को क्या कहते हैं बच्चों, शनाख्ती कार्ड कहते हैं ना, आइडेंटिटी प्रूफ कहते हैं इनको। तो ये तमाम भी जो है वहाँ पे हमें ले जाना पड़ता है। तो इंतखाबी जो कमीशन रहती है, वो इंतखाबी शनाख्त कार्ड इलेक्शन की जानिब से जो है जाली शख्सियत यानी जो नकली चंद एक रहते हैं, नकली कार्ड भी बनाकर लाए रहते, तो उसको रोकने के लिए जो है राय दहिंदगान को जो है एपिक कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट की वहाँ पे शनाख्त करना रहता है, या उनको इलेक्शन के कार्ड भी दे जाते हैं। क्यों, ये नकली जाली यानी नकली शख्सियत को रोकने के लिए। कोई भी आके दावा करते रहते नहीं ये मैं यही हूँ करके, तो इस तरह से जो है, इसीलिए जो है हमारा उस वक्त क्या होती है, ये जो राय दहिंदगान की फहरिस्त रहती है ना, वो बहुत ही काम आती है। वहाँ पर क्या करते हैं, वो जो एपिक कार्ड लाए रहते हैं नी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कार्ड देते हैं ना एपिक कार्ड, जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको एपिक कार्ड में मतलब क्या है बच्चों, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। उसी तरह से परमानेंट अकाउंट नंबर करके पैन कार्ड रहता है, या पासपोर्ट रहते हैं हमारे, या जो वीज़ा कार्ड रहते हैं, या बैंक पासबुक है। उसी तरह से राशन कार्ड रहते हैं, आधार कार्ड है। तो ये तमाम कोई भी यहाँ पे शनाख्ती दस्तावेज जो हुकूमत की जानिब से मुहैया किया गया है, वोट डालते वक्त वहाँ पे हाजिर करना ज़रूरी रहता है ना। ये सभी क्यों लाना बोलते रहते हैं, आपकी शनाख्त करने के लिए कि वोटर लिस्ट हमें जो दी गई है उसमें यही बंदा है कि नहीं, यही शख्स है कि नहीं है, क्या जाली शख्स है यानी नकली है। चंद एक बार मरतबा ऐसा भी होता है,
तो क्योंकि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का दौर है, कोई भी किसी का फ़ोटो लेकर चश्मा करके भी आ सकता है, तो इस तरह से ना हो। इलेक्शन हमारा पूरा जो है हमसे ईमानदारी के साथ में हो, ट्रांसपेरेंसी हो। तो इसीलिए जो है वहाँ पे शनाख्ती इंतखाबी शनाख्ती कार्ड जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो कार्ड्स भी दे जाते हैं, एपिक कार्ड दे जाते हैं, पान कार्ड रहते हैं, उसके बाद में जो पैन कार्ड रहते हैं, आधार कार्ड, ये तमाम जो है वहाँ पे हमें पेश करना ज़रूरी रहती है, ताकि हमारी जो है बच्चों वहाँ के क्या हो सके, शनाख्त हो सके। समझ में आए बच्चों? तो चलिए अब तक जो हुआ क्या क्या पढ़े बच्चों हम? इंतखाबी कमीशन का क़याम कब हुआ, इंतखाबी कमीशन में कौन कौन रहते हैं, और उसके बाद में जो है इंतखाबी हलका किसको कहते हैं, 2 इंतखाबी हलके कौन कौन से हैं, मखसूस इंतखाबी हलका किसको कहते हैं, फिर एपिक कार्ड, पैन कार्ड है ना, और उसके बाद में जो है शनाख्ती कार्ड। इसके बारे में मुख्तसर पढ़े, अभी लेसन ख़त्म नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन भी है, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि आगे जो है आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उम्मीदवार भी बनना है, हुकूमत चलाना है, पार्लियामेंट में जाना है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, अपने हक़ की। आजकल जो है कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत जगह, बहुत मुकामात में बहुत इसमें जो है हक़ तलफ़ियाँ हो रही हैं। इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, आपको पार्लियामेंट तक पहुँचना ज़रूरी है। तो इस सब के लिए जो है इस इलेक्शन के अमल को ये क्या क्या होता है सब जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए बच्चों, अब तक जितना हुआ है उसके बारे में चंद एक सवालात यहाँ पे हैं। चलिए, तो यह है सवालात जवाबात की महफिल, जिसको हम कहते हैं। पहला सवाल आपके लिए है, इलेक्शन कमीशन का क़याम कब हुआ? चलो बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में अपने जवाबात लिखते जाइए। इलेक्शन कमीशन का क़याम कब हुआ? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब 25 जनवरी 1950 सन ईस्वी को इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ। एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों। चलिए, दूसरा सवाल आपके लिए, इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कौन करते हैं? इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कौन करते हैं, कौन मुकर्रर करते हैं इनको बच्चों? तकर्रुर करना नहीं, मुकर्रर करना, अपॉइंटमेंट करना, कौन करते हैं? माशाल्लाह, सही जवाब सदर हिंद। कौन करते हैं बच्चों? सदर हिंद करते। उसी तरह अगला क्वेश्चन, रियासती इंतखाबात कमीशन या कमिश्नर का तकर्रुर कौन करता है? यस, रियासती इंतखाबात यानी जो पंचायत के होते रहते हैं वहाँ, उसके लिए भी जो है इंतखाबी कमीशन चाहिए। इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा, राज्यसभा, सदर, नायब सदर और उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद के इंतखाबात चलाती है। उसी तरह से पंचायत के भी इलेक्शन रहते हैं, इंतखाबात रहते हैं। तो उसके लिए जो है रियासती इंतखाबात कमीशन रहती है, उसके कमिश्नर रहते हैं। तो यहाँ पे इन कमिश्नर का तकर्रुर कौन करता है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब गवर्नर है ना। कौन करते हैं बच्चों? गवर्नर करते हैं। माशाल्लाह। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? चलो बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब लिखिए। इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? कॉन्स्टिटेंसी जिसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं? वार्ड करके कहते रहते हैं आप लोग, वार्ड नंबर 1, 2, 3 इस तरह से अलग अलग। यस, इंतखाबी मकसद के लिए मुल्क को जो छोटे छोटे हलकों में तकसीम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंतखाबी हलका। इंतखाबी मकसद को ले, इंतखाबी नुक्ते नज़र से मुल्क को हम छोटे छोटे हलकों में जो तकसीम करते हैं आबादी के लिहाज से, उसको हम क्या कहते हैं? इंतखाबी हलका कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, मखसूस इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? मखसूस इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? अब इंतखाबी हलका दे के हम मुल्क को इंतखाबात के मकसद के तहत छोटे छोटे हलकों में जो तकसीम करते हैं उसको इंतखाबी हलका कहते हैं। इन्हीं इंतखाबी हलकों में चंद एक मखसूस रहते, रिजर्व रहते, उससे क्या मुराद है? मखसूस इंतखाबी हलके से क्या मुराद है? अल्हम्दुलिल्लाह, यस, SC ST नहीं, पसमानदा ज़ातों, पसमानदा तबक़ात, अक़लियत और औरतों के लिए चंद नशिस्तें क्या रहते हैं वहाँ पे? मखसूस रहते हैं ना। इन सभी के लिए चंद एक नशिस्तें मखसूस रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मखसूस इंतखाबी हलका कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, मखसूस इंतखाबी हल्का कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले अराकीन को क्या कहते हैं? लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले अराकीन को क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब एमपी है ना, पार्लियामेंट के रुकन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं बच्चों, एमपी। सही जवाब, लोकसभा हल्के से मुंतखब होने वाले अराकीन को हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, राय दहिंदगान की फहरिस्त को क्या कहते हैं? राय दहिंदगान की जो फहरिस्त रहती है ना, उसको और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? राय दहिंदगान की फहरिस्त को क्या कहते हैं? सही है, वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहते हैं, या राय दहिंदगान की फहरिस्त कहते हैं, या उसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, जाली शख्सियत को रोकने के लिए अहलकार को वोटर, अहलकार जो वोटर रहते हैं, जो काबिल वोटर रहते हैं, उनको क्या मुहैया किया जाता है? जाली शख्सियत को रोकने के लिए अहलकार वोटर्स को क्या मुहैया करते हैं, क्या देते हैं कि नकली इस तरह से ना हो करके? यस, इलेक्शन के शनाख्ती कार्ड देते हैं, एपिक कार्ड दिया जाता है, जिसको हम फोटो क्या कहते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, EPIC है ना, एपिक मीन्स इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, यानी जाली शख्सियत इस तरह से ना होगा। चलिए बच्चों एक आखिरी सवाल आपके लिए, इलेक्शन कमीशन या इंतखाबी अमल को बयान करने वाले दफ़ात कौन से हैं? इलेक्शन कमीशन या इंतखाबी अमल को बयान करने वाले दफ़ात कौन से हैं? कौन से दफ़ा में बयान किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? माशाल्लाह, दफ़ा 324 से 329, हमारे दस्तूर के 15वें हिस्से के दफ़ा 324 से 329 के दरमियान जो है इलेक्शन कमीशन या इंतखाबी अमल को बयान किया गया। तो यहाँ तक समझ में आए बच्चों? चलिए अब ये इंतखाबी अमल या इलेक्शन कमीशन किस तरह से, इंतखाबात किस तरह से होते हैं, इसकी कारगुजारियाँ क्या हैं, या इंतखाबी अमल क्या है करके या आप पढ़ें। अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में मालूम हो गया, इंतखाबी हलकों के बारे में पता चला, अब इंतखाबी अमल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं करके चलिए बच्चों ये देखते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐलान किया जाता है, यानी इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकलती है, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकलती है, इस तरह से नोटिस रहती है बच्चों, इलेक्शन नोटिफिकेशन कहते हैं, इलेक्शन का ऐलान या इलेक्शन नोटिफिकेशन क्या कहते हैं बच्चों, इसको इलेक्शन नोटिफिकेशन कहते हैं, यानी इलेक्शन का ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे से इतने, जिस तरह अब यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस इज टू नोटिफाई दैट द इलेक्शन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ प्रताप सिंह, या दूसरे यहाँ पे मतलब जो जो जहाँ के ग्राम सभा के हैं, पंचायत के हैं, तो तमाम यहाँ पे लिखा जाता है कि लोकसभा के इलेक्शन इस तारीख में होंगे, इस तरह से होंगे, मतलब यहाँ पे इलेक्शन डेट ये होगा, कितने बजे से कितने बजे तक इलेक्शन चलेंगे, किस हलके में कितने बजे तक चलेंगे, फिर रिज़ल्ट कब होगा, ये तमाम जो है एक नोटिस निकलती है, जैसे हमारे स्कूलों में निकलते ना एग्ज़ाम इस वक्त होगी, रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा करके, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐलान किया जाता है, पहले उसको कहते हैं हम इलेक्शन की नोटिफिकेशन। पहले क्या होता है बच्चों, इलेक्शन का ऐलान किया जाता है कि इस डेट में होंगे, इस वक्त रिज़ल्ट होगा, ये इलेक्शन का दिन होगा, फिर ये रिज़ल्ट का दिन होगा। तो इस तरह से डिटेल में जो एक नोटिस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन। उसको क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्शन नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐलान करते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है, तफसीली मालूमात इलेक्शन के वाक़ियात या गवर्नमेंट के गेज़ेट में भी इसको मतलब इसकी इतला दी जाती है, और साथ ही साथ हमारे जो ज़राए मवासलात रहते हैं ना, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात में भी इसको नशर किया जाता है, इनके ज़रिए में से भी इसकी एडवर्टाइज दी जाती है, कहा जाता है, गवर्नमेंट गेज़ेट में भी निकलता है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होंगे, इस वक्त जो है ये इलेक्शन का दिन है, इस वक्त जो है ये काउंटिंग का दिन है, रिज़ल्ट का दिन है, वो तमाम डिटेल इस तरह से जो ऐलान किया जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन नोटिफिकेशन। तो पहला काम क्या है बच्चों, इलेक्शन नोटिफिकेशन। जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन होता है, अब इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले चाहिए ना, तो उसको हम कहते हैं उम्मीदवारों की नामजदगी।
उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उम्मीदवारों की नामजदगी, यानी जो जो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, जो जो इंतखाबात लड़ने वाले, वो तमाम उम्मीदवार क्या कहते हैं? उनको उम्मीदवार कहते हैं हम लोग। वो उम्मीदवार क्या करते हैं? अपने नाम पेश करते हैं पूरे डिटेल के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं? उम्मीदवारों की नामजदगी। यहाँ पे है ना, उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब यहाँ पे अपनी नामजदगी पेश कर रहे हैं। तो नामजदगी के पर्चे भरना, और उसके साथ पर्चे भरने के साथ मतलब पूरी डिटेल जो है, जिस तरह से आप अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपनी पूरी डिटेल भर के देते हैं, तो उसी तरह से उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़े रहने के लिए भी जो भी वहाँ पे डिटेल नेम, उनका जो भी डिटेल रहती सभी फिलअप करके वो दे देते हैं। तो उसको हम कहते हैं उम्मीदवार की नामजदगी। नामजदगी के पर्चे भरना भी कहते हैं। तो उसके साथ साथ उन्हें कुछ रकम भी जमा करना पड़ती है, वहाँ पर वो कुछ रकम भी जमा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। उम्मीदवार नामजदगी के वक्त नामजदगी के पर्चे भरते हैं और उम्मीदवार कुछ रकम भी जमा करते हैं, उस रकम को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसको क्या कहते हैं बच्चों? सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। किसको? उम्मीदवार अपनी नामजदगी के पर्चे जब भरते हैं, नामजदगी जब की जाती है, नाम जब उनका पेश किया जाता है, तो उस फॉर्म के साथ, उस पर्चे के साथ उम्मीदवार कुछ रकम वहाँ पे जमा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट। पहले हल्के बने, फिर नोटिफिकेशन निकली, अब उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपनी नामजदगी करे, है ना। तो अब इस नामजदगी जो होगी उसकी क्या करना? जांच पड़ताल करते हैं, और उसको जो है एक उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी क्या करती है? अलग अलग पार्टियाँ रहते हैं, सियासी जमातें रहते हैं, कौन कौन सी फिर आगे भी पढ़ेंगे, है ना। जिस तरह कांग्रेस पार्टी है, जनता पार्टी है, बीजेपी जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी है, और भी दूसरे पार्टियाँ रहते हैं, नेशनल पार्टीज़ भी है, और दूसरे जो है इलाकाई जमातें भी, इलाकाई पार्टीज़ भी होते हैं, रीजनल पार्टीज। तो ये सियासी जमातें जो रहते हैं पार्टी की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं। तो कहते हैं ना, बीजेपी की तरफ से खड़े हैं हम, कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं करके, हाँ, ये तरफ से खड़े रहना, उनके तरफ से, है ना। सियासी कौन सी जमात से खड़े हैं, कौन सी पार्टी से हैं, तुम्हें इस तरह पूछा जाता है ना। तो सियासी जमातें क्या करते हैं? पार्टी की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार को चुनते हैं, है ना, जो जो नामजदगी के लिए पर्चे दे हैं। तो इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले इख्तियार को पार्टी टिकट कहते हैं। तो तुम इंतखाबात लड़ो करके उनको जो इजाज़तनामा दिया जाता है ना इन सियासी जमातों के तहत, तो इंतखाबात लड़ने के लिए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, इंतखाबात में खड़े रहने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए, तो इंतखाबात लड़ना बोलते हैं इसको। इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले इख्तियार को, तुम्हें इख्तियार है, तुम आज जनता पार्टी की तरफ से खड़े रहो, बीजेपी की तरफ से खड़े रहो, कांग्रेस की तरफ से खड़े रहे हैं, तो ये जो इख्तियार देती है सियासी जमातें, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्टी टिकट कहते हैं। कहते हुए सुने रहेंगे इसको, पार्टी टिकट मिल गया है करके। पार्टी टिकट यानी क्या? टी पार्टी चिकन पार्टी करने का टिकट नहीं है यहाँ पे, यानी इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी की जानिब से, उस जमात की जानिब से, कौन सी जमात? सियासी जमातें जो है हमारी हैं, तो उस जमात की जानिब से दिए जाने वाले इख्तियार को पार्टी टिकट कहते हैं। इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले इख्तियार को पार्टी टिकट कहते हैं। तो पार्टी टिकट हासिल करने के बाद उम्मीदवार को जो है पार्टी का निशान का फ़ायदा भी होता है ना। बहुत से लोग हमारे में जो है, पूरी हमारे पास में ख्वानगी तो नहीं है, हर एक को पढ़ने नहीं आता, चंद एक सिर्फ जो है क्या करते हैं? निशाना देकर, हाथ का निशाना है, चलो एक कांग्रेस है, हम कांग्रेस को डालेंगे। कमल के फूल का निशाना है, हाँ ये बीजेपी का है, हम बीजेपी को वोट डालेंगे। इस तरह से चलते आते रहता। तो वो जो पार्टी टिकट लेते हैं उनको पार्टी का निशान भी मिल जाता है। जनता पार्टी की तरफ से खड़े रहे उसका निशान मिलेगा, बीजेपी की तरफ से खड़े हैं कमल का निशान है, हाथ का निशान रहता है कांग्रेस के लिए। तो इस तरह से उनको पार्टी निशान का भी इस्तेमाल करने का उन्हें फ़ायदा होता है। और पार्टी टिकट हासिल करने के बाद उम्मीदवार को जो है पार्टी निशान का भी फ़ायदा होता है, उस निशान से ही वो जाने जाते हैं, वही मशहूर हो चला है। और उसे इंतखाबी मुहिम में पार्टी से मदद भी मिलती है, और कई दफ़ा जो है कसीर वोट जो है पार्टी टिकट के हासिल करने से फ़ायदेमंद भी होते हैं। जमात के नाम से भी जो इलेक्शन चलता रहता है ना, तो उस वक्त जो है कसीर ज़्यादा वोट हासिल करने में ये पार्टी टिकट क्या होता है, इसको फ़ायदेमंद होता है। लोग यही देखते रहते। अब तक जो जमात थी यहाँ पे, जो हुक्मरानी जमात थी, कांग्रेस अच्छा काम किया, नेक्स्ट फिर कांग्रेस को चुन के लाएंगे। बीजेपी ने अच्छा किया, बीजेपी को चुन के लाएंगे। आप पार्टी ने अच्छा किया है, आम आदमी पार्टी को चुन के लाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो पार्टी टिकट क्या होता है, उनको कसीर वोट हासिल करने में
ज़्यादा वोट हासिल करने में पार्टी टिकट क्या होता है, उनको फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, कसीर वोट मिलते हैं। और चंद एक जो ऐसे रहते हैं उम्मीदवार वहाँ पे जो खड़े रहते हैं ना इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उम्मीदवार जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो किसी सियासी जमात से नहीं, आज़ाद, हमें जो है किसी भी सियासी जमात की यहाँ पे हिमायत नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट या आज़ाद उम्मीदवार। वो उम्मीदवार जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता उसे आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। वो उम्मीदवार जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता उसको आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। और ऐसे आज़ाद उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन क्या करती है, निशाना देती है। अब किसी जमात से खड़े रहते हैं, बीजेपी से खड़े हैं तो बीजेपी की निशानी लेते हैं, कांग्रेस से खड़े हैं तो कांग्रेस के हाथ की निशानी लेते हैं। बट वो उम्मीदवार जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। तो ऐसे आज़ाद उम्मीदवार को जो है इलेक्शन कमीशन क्या करती है, निशानी देती है ना, इलेक्शन कमीशन निशानी देती है। तो अब इंतखाबी हल्का बना, नामजदगी हो गई, सिक्योरिटी अमाउंट डाले, पार्टी का निशान उन्हें मिला। अब जो यहाँ पे नामजदगी के पर्चे दे थे ना, अब उसकी क्या करते हैं, सभी इंतखाबी कमीशन के जो अफसरान रहते हैं वो बैठ कर उसकी क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते, सही है कि नहीं, इंतखाबात में हिस्सा लेने का काबिल है या नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, नामजदगी की जांच पड़ताल करना। अब नामजदगी की है पेशीदी, नामजदगी के नाम दाखिल किए, फॉर्म भरे, अब उस नामजदगी की वो जो फॉर्म फिलअप करके दिए हैं उसकी क्या होती है, जांच पड़ताल की जाती है, उसकी जांच की जाती है, तफ्तीश की जाती है। तो वहाँ पे जो हाकिम, जो ऑफिसर जो मुकर्रर रहते, तो वो क्या करते हैं, उम्मीदवार के भरे हुए पर्चों की जांच पड़ताल करते हैं। यानी तकर्रुरशुदा मतलब जो हुक्काम, जो ऑफिसर्स वहाँ उस काम के लिए मुकर्रर किए गए थे, वो मुकर्ररशुदा ऑफिसर्स वो उम्मीदवार के भरे हुए जो पर्चे रहते हैं ना, नामजदगी का पर्चा बोले हैं, तो उस पर्चे की, उस फॉर्म की क्या करते हैं बच्चों, जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद अहल उम्मीदवार जो काबिल है, हाँ ये इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, इसको कसीर वोट आ सकते हैं, ये अच्छी हुकूमत चला सकता है, तो काबिल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता है ना, उनको मुंतखब करते हैं। कौन, ये जो तकर्रुरशुदा हुक्काम रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ ये उम्मीदवार क्या है, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए काबिल है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, नामजदगी की जांच पड़ताल करना। तो नामजदगी की जांच पड़ताल करने के बाद चंद एक हुक्काम जो है, चंद एक जो लीडर्स रहते हैं, मतलब जो उम्मीदवार रहते हैं, वो अपने नाम को वापस भी ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं नामजदगी के पर्चों की वापसी, नामजदगी के पर्चों की वापसी। अब नामजदगी का पर्चा दिए, नामजदगी के पर्चों की जांच पड़ताल हुई, तो हर उम्मीदवार का ऐलान किया गया। तो चंद एक उम्मीदवार फहरिस्त के ऐलान के बाद भी जो हल उम्मीदवार रहते हैं, अपना टिकट वो चाहे तो वापस ले सकते हैं, अपना नाम जो चाहे तो वापस ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं नामजदगी के पर्चों की वापसी। पर्चा दिए, उसकी इंक्वायरी हुई, अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ ये अहल है, ये काबिल है करके, चंद एक चाहे तो उसको वापस भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं नामजदगी के पर्चों की वापसी लेना। तो वापस ले, अब जो थे इलेक्शन में वो बच गए, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो बच गए। अब क्या होते हैं, इंतखाबी मुहिम शुरू होती है, इंतखाबी मुहिम शुरू होती है ना। हमारे घरों को आते रहते हैं लोग, इस पार्टी की तरफ से खड़े हैं, इस दिन इलेक्शन है, वोट दो। वोट देने के बाद मोहल्ले के सब काम करेंगे हम, बहुत से बातें बोलते रहते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं, कब तक, इलेक्शन के दिन तक, है ना, बहुत से वादे। इसीलिए बच्चों इस लेसन को गौर से सुनो, आपको आगे जो है इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो अहल उम्मीदवार को ही चुनना है। हमारा मुल्क तरक्की करना है तो अहल उम्मीदवार को, काबिल उम्मीदवार को ही चुनना है, ना कि बिरयानी खिलाने वालों को, कपड़े देने वालों को, पार्टी कराने वालों को नहीं। जो अहल उम्मीदवार है, जो काबिल उम्मीदवार है, जो हमारे मुल्क की तरक्की कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, वैसे उम्मीदवार को हमें चुनना है। तो इसीलिए देखो इस लेसन को गौर से सुनिए। तो इंतखाबी मुहिम, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कैंप कहते हैं। तो उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त का जब ऐलान होता है, ऐलान करने के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होता है ना। घर घर घूमते रहते हैं और गली नुक्कड़ों पर जो है यहाँ पे इजलास किए जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, फिर जगह हो जगह जमा होकर तकारीर करते हैं, लोगों को उससे आगाह कराते हैं, वादे किए जाते हैं, वादों पे वादे किए जाते हैं, है ना। तो एक कब तक रहना, ये इंतखाबी मुहिम जो है, ये इलेक्शन की जो मुहिम रहती है, जो एक कैंपेन चलते रहते हैं, जो ये वादे किए जाते रहते, वो सिर्फ
इलेक्शन के शुरू होने से 48 घंटे पहले बंद करना। 48 आवर्स पहले ये सभी जो है बंद करना, उसके बाद नहीं किए जाएंगे। तो तमाम इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी कमीशन की जानिब से ऐलान करदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो चंद एक रूल्स बनाए रहते हैं, उसूल बनाए रहते हैं, अखलाकी वहाँ पे उसूल बनाए रहते हैं, उसके पाबंद होना भी ज़रूरी है। इसीलिए 48 आवर्स पहले, 48 घंटे पहले ये जो इंतखाबी मुहिम चली थी उनकी, जगह जगह जा रहे थे, जगह जगह जुलूस निकाल रहे थे, तकारीर कर रहे थे, लोगों को आगाह करा रहे थे, लोगों से वादे कर रहे थे, ये सभी जो है 48 आवर्स पहले बंद करना, इसको हम कहते हैं बच्चों इंतखाबी मुहिम। समझ में आया? अभी इंतखाबी हल्के बने, ऐलान किया गया, नामजदगी की दाखिला हुआ, नामजदगी की जांच पड़ताल की गई, अहल उम्मीदवार का ऐलान किया गया, फिर नामजदगी के पर्चों की जिसको नहीं इलेक्शन में हिस्सा लेना था वो अहल उम्मीदवार अपनी उनको चुनने के बावजूद भी चंदे का अपने नाम को वापस लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होती है बच्चों? इंतखाबी मुहिम शुरू होती है ना, ऐलान करने लगते। नेक्स्ट उसके बाद में वोट डालने का दिन आ जाता है ना। जैसे ही जो कैंप बंद होती है, इंतखाबी मुहिम बंद होती है 48 आवर्स पहले, तो नोटिफिकेशन में जिस डे को ऐलान किया गया था ना, वो यानी इस डे जो है, इस दिन जो है वोट डालने का दिन है। तो वोट डालने का दिन अभी आ गया, उसको पोलिंग का दिन या वोट डालने का दिन भी कहते हैं। इस तरह से पोलिंग बूथ रहते हैं ना, पोलिंग बूथ में अब तमाम क्या करते हैं, मतलब जिसकी उम्र 18, आप भी अपने अम्मी के साथ अब्बा के साथ यहाँ पे गए होंगे, माओं के साथ गए हैं ना, तो वोट डालने का ये दिन कहता है, ये इलेक्शन डे कहलाता। तो उस दिन जो है जिसकी वोट डालने का यहाँ पे हक है, जिसकी हर हिंदुस्तान का हर वो शहरी जिसकी उम्र 18 साल हो, 18 साल के बाद से शुरू होता है वोट डालने का, यानी वो राय दहिंदगान की फहरिस्त में उनका नाम दर्ज रहता। तो वोट डालने के दिन या इंतखाबात का जो दिन रहता है, तो पोलिंग का दिन भी कहते हैं इसको, वोट डालने का दिन भी कहते हैं, इंतखाबात का दिन भी कहते हैं। उस वक्त राय दहिंदगान कहाँ आते हैं? इस पोलिंग बूथ को आते हैं, इस इंतखाबी हल्के को यहाँ पे वो आते हैं। तो पोलिंग बूथ में राय दहिंदगान की जगह जो है इंतज़ाम करने के लिए पोलिंग के हुक्काम भी रहते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं, PRO, APRO, पोलिंग ऑफिसर्स सभी जो है, जो हमारा तकर्रुर किया ना, हम सभी वहाँ पे अंदर उस रूम में मौजूद रहते हैं। और जो पोलिंग में यानी यहाँ पे वोट डालने के लिए जो आते हैं, उनको जो है वहाँ पे राय दहिंदगान को अपने शनाख्ती कार्ड लाना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमारे पास में नहीं, जो ऑफिसर्स वहाँ पे अंदर रहते हैं, हमारे पास में भी क्या रहता है बच्चों? बैलेट पेपर रहता है। और उसके साथ साथ इन्हें भी बाहर भी पेपर्स दे जाते हैं, शनाख्ती पेपर्स भी दे जाते हैं, और उसके साथ शनाख्ती कार्ड भी लाते हैं यहाँ पे, है ना। कब? वो वोट डालने के दिन। समझ में आया बच्चों? वोट डालने का दिन यानी जिस दिन जो है इंतखाब रहते हैं, तो उस दिन सभी कहाँ आते हैं? राय दहिंदगान कहाँ आते हैं बच्चों? वोट डालने के दिन पोलिंग बूथ को आते हैं ना, उस इंतखाबी हल्के को आते हैं, उस वार्ड को आते हैं जहाँ पे उनका नाम आया था, जहाँ की वोटर लिस्ट में, जहाँ के राय दहिंदगान की फहरिस्त में उनका नाम रहता है, पहले से उनको इत्तला किए रहते हैं। तो वहाँ पर अभी क्या करते हैं? वो अपने शनाख्ती कार्ड लेकर इस तरह से आए रहते हैं ना, क्यों लगाए रहते हैं, फिर अंदर जा जाकर अपना वोट, अपना कीमती वोट देकर वो बाहर आते हैं। तो ये क्या है बच्चों? वोट डालने का दिन था, है ना। तो वोट डालने के लिए पहले जो है बैलेट पेपर रहता था, आजकल क्या कर रहे हैं? हमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जिस तरह से अभी आ गया है यहाँ पे, ये क्या था देखो बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, CPU एंड BO कहते हैं इसको, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। तो अब कहाँ तक देखे हम? वोट डालने के दिन तक पहुँच गए। यहाँ तक समझ में आया है? क्या क्या देखे बच्चों हम? कहाँ तक देखे? वोट डालने के दिन तक। तो बैलेट पेपर में उम्मीदवारों का नाम और उनको दी गई इंतखाबी अलामतें होती हैं। तो इंतखाबी अलामत नाख्वानदगा उम्मीदवार को समझने के लिए, तो जो बैलेट पेपर रहता है ना, वहाँ पे तो नाम भी रहता है, उसके साथ साथ इंतखाबी अलामतें रहती हैं, वो जिस अलामत के साथ खड़े रहते वो रहते हैं। तो लेकिन आजकल जो है बैलेट पेपर नहीं दिया जाता, आजकल जो है EVM मशीन्स रहते हैं, जिसको बोली ना मैं CPU एंड BP, यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट करके। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से जो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन के ज़रिए से जो हम क्या करते हैं, अपना कीमती वोट देते। पहले क्या रहता था बच्चों, बैलेट पेपर रहता था, एक पेपर रहता था, उसमें राय दहिंदगान की जो मतलब वो जो पार्टी से खड़े हुए हैं उस जमात की वहाँ पे अलामतें होती थी। लेकिन आज वो बैलेट पेपर का आम चंद एक जगह चलता रहता है, कब जो पंचायत इलेक्शन में चंद एक जगह पर है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईवीएम मशीन के ज़रिए से रहता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से जो है आजकल वोट दिए जाते हैं। तो राय दहिंदगान जो है अपने साथ में वहाँ पे जो आते हैं, अपने साथ जो है अपने शनाख्ती कार्ड लाते हैं। फिर जो ईवीएम जो रहते हैं पूरे मोहर बंद रहते हैं, मतलब सील करे रहते हैं। पहले से जो हुक्काम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो कौन कौन रहते हैं बच्चों, यहाँ पे पीआरओ रहता है, एपीआरओ रहता है, फिर पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 करके तमाम जो बैठे हुए दिखाई देना, ये तमाम जो है वहाँ पे इलेक्शन बूथ में ये तमाम मेंबरान, ये तमाम जो है अमला वहाँ पे मौजूद रहता। फिर पहले जो है एपीआरओ के पास जाते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, फिर इंक लगाया जाता है, ये भी बताऊँगी मैं आगे आपको। तो यहाँ तक आए, अब कहाँ तक आए हम, इलेक्शन के दिन तक आए। अंदर जाकर हम क्या करते हैं, ईवीएम मशीन में अपना वोट देते हैं, है ना। तो ये क्या रहता है, एक मॉडल ये है, ये क्या है, पोलिंग बूथ है, इस तरह से रहता है। इलेक्शन का जो वार्ड रहता है ना, इस तरह से दिखाई देता है। तो पहले क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे नोटिफिकेशन आई, है ना। पहले जो है वोटर लिस्ट तैयार हुई, इंतखाबी अमला है ये पूरा। पहले क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले वोटर लिस्ट बनी, उसके बाद ऐलान हुआ, है ना। अभी तक जो पढ़े, पहला जो है वोटर लिस्ट बनी, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान हुआ, ऐलान होने के बाद इंतखाबी अमले को यहाँ पे मुकर्रर किए। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होने लगा, मुहिम चली, इलेक्शन का वोटिंग का यहाँ पे दिन आ गया, सभी आकर यहाँ पे जमा हो गए। फिर यहाँ पे देखो क्या हो रही, भी जांच पड़ता। अंदर जाने के बाद या अंदर यहाँ पे क्यों लगाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर गए। फिर यहाँ पे क्या होती है, पूरी जांच पड़ताल की जाती। जांच पड़ताल के बाद फिर यहाँ पे इंक लगाते हैं, वही जो एपीआरओ पीआरओ यहाँ पे बैठे रहते ना, उसमें से एक ऑफिसर्स क्या करते हैं, इंक लगाते हैं। इस तरह से इंक लगाई जाती है। तो फिर उसके बाद में जो है ये जो है, इस बूथ को क्या कहते हैं बच्चों, अब जो दिखाई ना, इसको पिंक बूथ कहते हैं। ये इंतखाबी हल्के यहाँ पिंक बूथ कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ लेडीज़ यानी ख़वातीन का अमला ही रहता है, ख़वातीन ही यहाँ पे जाते हैं। ये अब शुरू हुआ, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पिंक बूथ कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, पिंक बूथ कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है पूरा अमला भी ख़वातीन का रहता है और सिर्फ यहाँ पे ख़वातीन राय दहिंदगान जाते हैं। कहाँ पर, पिंक बूथ में। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, पिंक बूथ कहते हैं। तो इस तरह से अब वहाँ पर क्या रहता है, एक ये कंट्रोल यूनिट है ना, ये जो मशीन, इसके ज़रिए से क्या करते हैं हम वोट देते हैं। क्या क्या है बच्चों यहाँ पे, ये जो मशीन दिख रही है ये क्या है, ये सी मतलब एक कंट्रोल यूनिट है। ये क्या है बच्चों, बैलेट यूनिट है। यहीं पर जाकर आपको जो है वोट जिस जो चाहिए, वहाँ पे पार्टी के निशान वगैरह रहते हैं, जो चाहिए वहाँ पे जाकर बटन को इस तरह से दबाना रहता है ना। यहाँ पे अब दबाया जा रहा है, कहाँ पर है, बैलेट यूनिट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों इसको, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। यहाँ पे वीवीपैट में भी तुम्हें दिखाई देता है कि किसको यहाँ पे तुम वोट डाले, कितने वोट यहाँ पे हो गए हैं करके, है ना बच्चों। तो आज जो है बैलेट पेपर की जगह जो है ईवीएम मशीन ले हैं। ईवीएम मशीन में क्या क्या रहते हैं बच्चों, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट करके रहता है। समझ में, ये क्या है बच्चों, बैलेट यूनिट है। यहीं पर तुम जाकर जो है जिस पार्टी को चाहिए अपना वहाँ पे कीमती वोट यहाँ पे देना रहता है ना। फिर उसके बाद में जो है इंतखाबात का अमल जब पूरा मुकम्मल होता है, इन मशीनों की जांच पड़ता, मशीनों को फिर से जो है मोहर लगा दिया जाता है। इस तरह से पैक करते हैं। पैक करने के बाद जहाँ से हम निकले थे ना, ये सब सामान लेकर, इलेक्शन का जो अमला निकला था, फिर रिटर्न क्या करते हैं, वहीं पर ये पूरा लिख लेकर दर्ज करके उसको इस तरह से पैक करके जहाँ से निकले थे ना बच्चों, वहाँ पर फिर आकर क्या करते हैं, ये तमाम मशीनों को, ये जो रहते ना कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ये सभी मशीनों को वहाँ पर रिटर्न लाके जमा करते हैं। वहाँ पर रिटर्न लाके जमा करते हैं कब, शाम में। पूरा इलेक्शन का दिन पूरा मुकम्मल होकर, पूरे जब वोटर जो राय दहिंदगान थे अपने अपने कीमती वोट देकर मुकम्मल होने के बाद फिर ये पूरा पैकिंग कर लेकर जहाँ से ले गए थे वहाँ लाकर इस तरह से जमा करते हैं। एक 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 फ़ोटो को देखो आप, फ़ोटो देखने के साथ ही जो है एक एक जैसा जैसा आ रहा है उसको देखकर ही पूरे इलेक्शन के अमल को आप समझ जाएंगे। पूरा मुकम्मल हुआ, मुकम्मल होने के बाद ये पूरा अमला आप क्या करा, देखो पूरा जमा किया, जमा करके जहाँ से ले गए थे वहाँ पर लाकर
इस तरह जमा कर दें। पूरा जमा होने के बाद एक दिन क्या रहती है बच्चों, काउंटिंग रहती है ना। इलेक्शन के जो वोट रहते हैं पूरे फिर क्या करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद जो है नतीजा निकलता है ना। एक काउंटिंग डे के ये लास्ट फोटो देखो बच्चों, अब ये जो आ रहा है ये काउंटिंग करें, जो तमाम कंट्रोल यूनिट यहाँ पे लाकर जमा होते हैं, फिर उसकी काउंटिंग की जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलिए इसके बारे में 1-2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आगे जाएंगे हम लोग। चलो बच्चों, क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब का ये राउंड सेकंड है। तो पहला सवाल यहाँ पे, इलेक्शन तारीख का ऐलान कौन करता है? इलेक्शन तारीख का ऐलान कौन करता है? चलो बच्चों जल्दी जल्दी से बोलो, इलेक्शन तारीख का ऐलान कौन करता है? माशाल्लाह, इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन, इसके जो कमिश्नर्स रहते हैं वो तमाम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं ना, इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाल दे। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिक्योरिटी अमाउंट से क्या मुराद है? सिक्योरिटी अमाउंट से क्या मुराद है? चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, सिक्योरिटी अमाउंट से क्या मुराद है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, यस उम्मीदवार नामजदगी की पर्चों के साथ साथ जो पैसा यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे जमा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो पेशगी अमाउंट यहाँ पे देते हैं उस पेशगी अमाउंट को ही क्या कहते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं ना। कौन देते हैं बच्चों? उम्मीदवार देते हैं। नामजदगी का पर्चा जब दिया जाता है तो इलेक्शन में खड़े रहने वाले जो उम्मीदवार रहते हैं वो उम्मीदवार, वो लीडर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पार्टी निशान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना। जो उम्मीदवार रहते हैं उनको पार्टी निशान दिया जाता है, क्यों वो उसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? चंद एक नहीं इस्तेमाल करते, चंद एक पार्टी का निशान इस्तेमाल करते हैं। क्यों बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, कसीर वोट हासिल करने के लिए। उस पार्टी निशान के ज़रिए से कसीर वोट को हासिल करने के लिए पार्टी निशान का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब बच्चों। अगला क्वेश्चन, पार्टी टिकट से क्या मुराद है? पार्टी टिकट से क्या मुराद है? यस बच्चों जल्दी लिखिए कमेंट में, पार्टी टिकट से क्या मुराद है? यस, सियासी जमातों के ज़रिए से अहल उम्मीदवार का जो इंतखाब किया जाता है, जो उनको इजाज़त मिल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पार्टी टिकट कहते हैं। सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, इंतखाबी मुहिम इलेक्शन से कितने घंटे पहले बंद करना होगा? इंतखाबी मुहिम को इलेक्शन से कितने घंटे पहले बंद करना होगा? कितने घंटे पहले बंद करते हैं? इंतखाबी जो मुहिम चला रहता है ना, जुलूस अजलास निकालते रहते हैं, तकारीर करते रहते हैं, वादे करते रहते हैं, एक कब बंद करना होगा? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब, 48 आवर्स पहले, 48 घंटे पहले जो है इंतखाबी मुहिम को बंद करना होगा। एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन, राय दहिंदगान वोट डालने के लिए कहाँ जाते हैं? राय दहिंदगान वोट डालने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? यस अल्हम्दुलिल्लाह, इंतखाबी बूथ को जाते हैं, है ना। इंतखाबी बूथ को यानी इंतखाबी हलकों को, जिसको हम वार्ड कहते हैं ना। राय दहिंदगान वोट डालने के लिए इंतखाबी बूथ को, इंतखाबी हलकों को जाते हैं। वहाँ पर जो है इंतखाबी बूथ जो रहता है या इलेक्शन बूथ करके जो रहता ना, एक रूम वहाँ पे स्कूलों में रहता अक्सर, तो वहाँ पर राय दहिंदगान वोट डालने के दिन जो है वोट डालने के लिए वहाँ पर चले जाते। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए और एक क्वेश्चन, बैलेट पेपर की जगह आज क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले निशानों वाला बैलेट पेपर रहता था, तो आज बैलेट पेपर की जगह क्या इस्तेमाल हो रहा है बच्चों? क्या कहते हैं उसको? यस अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया, जिसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट ये सभी रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ईवीएम कहते हैं। सही जवाब अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेट पेपर की जगह आज ईवीएम मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। सही जवाब बच्चों। एक आखिरी सवाल आपके लिए, आज़ाद उम्मीदवार से क्या मुराद है?
चलो बच्चों, आज़ाद उम्मीदवार से क्या मुराद है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो उम्मीदवार जो किसी जमात की तरफ से खड़े नहीं रहते उनको हम क्या कहते हैं? आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, है ना। जो किसी सियासी जमात की जानिब से खड़े नहीं रहते उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन, पोलिंग बूथ में रहने वाले जिम्मेदार अफसरान कौन कौन होते हैं? उस पोलिंग बूथ में जहाँ पर वोट डालने के लिए जाते हैं ना, जिसको हम पोलिंग बूथ कहते हैं, इलेक्शन बूथ कहते हैं, तो उस इलेक्शन बूथ में, उस पोलिंग बूथ में कौन कौन रहते हैं बच्चों? वहाँ पे अफसरान कौन कौन रहते हैं? PRO, APRO, पोलिंग ऑफिसर्स, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम कहाँ रहते हैं? उस पोलिंग बूथ में रहते हैं। तो बच्चों कहाँ तक आए थे हम? इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद अब क्या है बच्चों? काउंटिंग, है ना। ऐलान हो गया, इंतखाबी हल्के बने, वोटर लिस्ट बनी, उम्मीदवार खड़े रहे यहाँ पे, फिर हम जाकर जो है वोट दे के आए। तो वोट दे के आने के बाद सभी पैकिंग करके अफसरान जहाँ से सामान लेके गए थे वहाँ पे आ गए। अब जो है काउंटिंग हो रही थी, है ना। ये क्या है बच्चों? काउंटिंग हो रही थी, यानी इलेक्शन तमाम जो कंट्रोल यूनिट रहते हैं वो सभी एक जगह जो जमा हो गए थे। तो अब यहाँ पे नतीजा देखा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं काउंटिंग डे करके, है ना। किस किस को कितने कितने वोट मिले हैं, रिजल्ट शीट निकाल कर यहाँ पे सभी उस कंट्रोल यूनिट में देखते हैं बच्चों। तो जिसको हम क्या कहते हैं? वोटों की गिनती। काउंटिंग ऑफ वोट्स मीन्स वोटों की गिनती। तो गिनती के मराकज़ में वोटों की गिनती उम्मीदवार और उनके एजेंट्स की मौजूदगी में कई अफसरान जो है वोटों की गिनती का काम करते हैं। जो उम्मीदवार रहते हैं, जो खड़े रहते हैं ना, कुछ हेरा फेरी ना हो करके उनके एजेंट्स भी रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई डाउट होता है, कोई शक होगा, नहीं कोई दावा करते हैं, तो चंद मखसूस हालात में दोबारा गिनती भी, रिकाउंटिंग भी होती है। उस वक्त तमाम जो पेपर्स रहते हैं ना, फिर उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो ये क्या है? काउंटिंग ऑफ वोट्स कहते हैं, या वोटों की गिनती। तो गिनती के जो मराकज़ रहते हैं ना, जहाँ पर वोटों की गिनती करना रहता, तो कोई किसी मदारिस में या किसी यहाँ पे कॉलेज में रूम्स ले रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? ये तमाम जो है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट सभी लेकर गए रहते हैं, फिर उसको ओपन करके रिजल्ट वहाँ पे देखा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वोटों की गिनती कहते हैं। अब वोटों की गिनती करें, जो मुंतखब होकर आए रहते ना, जो ज़्यादा वोट ले रहे थे, अब उनकी पार्टी बनती है ना, वो हुक्मरानी पार्टी और मुखालिफ पार्टी, जमातें बनते हैं। अब क्या बने अभी यहाँ पे? सियासी जमातें। तो जो सियासी जमातें इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं वो हुकूमत को तश्कील देते हैं। तो हुकूमत को तश्कील देने वाली पार्टी को, हुकूमत को तश्कील देने वाली जमात को हुक्मरानी जमात कहते हैं, रूलिंग पार्टी। क्या कहते हैं बच्चों को? रूलिंग पार्टी या हुक्मरानी जमात। वो सियासी जमातें जो इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करते हैं और हुकूमत को, यानी मेजॉरिटी में आए बोलते हैं ना, मेजॉरिटी में आने वाले, जीत कर आने वाले, वो क्या करते हैं बच्चों? हुकूमत को तश्कील देते हैं, तो उसको हुक्मरानी जमात। और जो दूसरे दर्जे पर आती है वो अपोजिशन पार्टी या उसको मुखालिफ जमात कहते हैं। जो मेजॉरिटी में आती है, हुकूमत को तश्कील देती है बच्चों, उसको हुक्मरानी जमात। जो दूसरे दर्जे पर आती है इसको हम क्या कहते हैं? मुखालिफ जमात या अपोजिशन पार्टी कहते हैं। एक हुकूमत करने वाली जमात और दूसरी जो है अपोजिशन जमात। तो ये जमातें जो हैं दो किस्म की होती है, कौमी जमातें जिसको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, और एक इलाकाई जमातें रियासतों की जो होते हैं, है ना। कौमी जमातें ने पूरे मुल्क की, जिस तरह से अब BJP है, भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह कांग्रेस है, ये IMIM है ना, शिवसेना है, और दूसरे भी यहाँ पे जो है जनता दल है। चंद एक जो है कौमी पार्टियाँ हैं, चंद एक जो है नेशनल पार्टीज़ हैं, और चंद एक जो है यहाँ पे इलाकाई सियासी पार्टियाँ कहते हैं, या इसको रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, इलाकाई सियासी पार्टियाँ या इलाकाई सियासी जमातें भी कहते। तो कौमी सियासी पार्टियों की शाखें होती हैं, उनके बहुत से ब्रांचेस रहते हैं जो मुख्तलिफ जमात रियासतों में भी पाए जाते हैं। जिस तरह से BJP है, BJP जो है हमारे कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, हर जगह उनके क्या होते हैं? ब्रांचेस रहते हैं। ये जो कौमी जमातें रहते हैं उनकी हर जगह, अब कांग्रेस जो कौमी जमात है उसकी ब्रांच हर जगह है, BJP जो है उसकी जो है हर जगह जो है इनकी ब्रांचेस होते हैं। तो पार्लियामेंट और रियासती मजलिस कानून साज में इनकी
ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन कमीशन को जो मंजूरी अता करता है, जिसमें कौमी इलेक्शन पार्टियां जो है या कौमी जमातें जो है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस आय कहते हैं, उसी तरह बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये चंद क्या हिंदुस्तान की अहम कौमी सियासी पार्टियां हैं। आमतौर पर हमें दो ही याद रहता है, एक कांग्रेस एक जनता, है ना, बीजेपी और कांग्रेस कर। तो बहुत से क्या हैं बच्चों, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और चंद एक जो है इलाकाई रीजनल पॉलिटिकल। अब बीजेपी है, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी जो है या कौम है, उसी तरह से केजेपी है ना, कर्नाटका बीजेपी जो है। तो ये क्या है, इलाकाई सियासी पार्टी हो गई केजेपी, और बीजेपी जो है यह कौमी जमात हो गई, है ना। तो कौमी जमातों की, कौमी सियासी पार्टियों की चंद एक शाखें भी हर रियासत में जो है बच्चे मौजूद रहते। तो ये जो हो गए अभी ये, अब जो देखे वो कौमी दे। अब जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये कौन से हैं बच्चों, इलाकाई सियासी पार्टियां जमात, जिसको हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या इलाकाई सियासी पार्टियां या जमातें भी कहते हैं ना। तो इलाकाई सियासी पार्टियों को रियासती सियासी पार्टियां भी कहते हैं। इलाकाई सियासी पार्टियों को बच्चों हम रियासती सियासी पार्टियां भी कहते हैं। तो सियासी तंजीमें काबिल कदर नशिस्तों को असम्बली इंतखाबात में जीतने के लिए उसे रियासती हुकूमत की इलाकाई पार्टी भी कहते हैं। तो जो मरकज़ में रहते हैं वो कौमी इलाकाई पार्टियां, जो रियासत में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलाकाई सियासी पार्टियां या रियासती सियासी पार्टियां भी कहा जाता है। तो दो किस्म के, एक नेशनल और दूसरी जो है रीजनल, या जिसको हम रियासती पार्टियां भी कहते हैं। तो चंद एक बार क्या होता है बच्चों, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती, तो उस वक्त जो क्या कहते हैं, चंद एक जमातें मिलकर हुकूमत बनाते हैं। किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, कोई भी जमात यहाँ पे अक्सरियत में नहीं आए, जितने नशिस्ते हुक्मरानी जमात बनाने के लिए चाहिए तो उतने नहीं, तो तब उस वक्त क्या कहते हैं, या तो कांग्रेस जनता मिलते हैं, या जनता केजीबी मिलते हैं, या जनता कम्युनिस्ट पार्टी मिलते हैं। तो इस तरह से जो हुकूमत बनती है उसको हम कहते हैं मखलूत हुकूमत, कोलिशन गवर्नमेंट। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मखलूत हुकूमत, जहाँ पर दो सियासी जमातें मिलकर क्या करते हैं, हुकूमत बनाते हैं, है ना। सिद्धरामैया और कुमारस्वामी ने मिलकर हुकूमत बनाई। तो इस तरह की हुकूमत को क्या कहते हैं बच्चों, मखलूत हुकूमत, जहाँ पर मेजॉरिटी हासिल ना होने पर दो सियासी जमातें मिलकर इख्तिदार पर आ जाती हैं। तो इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करने के लिए कई सियासी पार्टियां हिस्सा लेते हैं। अगर वो अक्सरियत में आ गई, पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, जितने वोट वहाँ पे हुक्मरानी जमात बनने के लिए चाहिए थे उतने आ गए, तो वो रूलिंग पार्टी या हुक्मरानी पार्टी बन जाती है। लेकिन उसकी उतने मेजॉरिटी में वो नहीं आए, उतने मतलब वहाँ पे उनके उम्मीदवार चुनकर नहीं आए, वो अक्सरियत नहीं बना पाए, तो उस वक्त क्या करते हैं, उसको, उस हालात को हम क्या कहते हैं, हैंग जमात कहते हैं, हैंग पार्लियामेंट बोलते हैं, हैंग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यानी हैंग हो गई, वो लटक गई, यहाँ पे जितनी मेजॉरिटी वोट चाहिए थे उतने वोट उनको नहीं मिले। तो उस वक्त क्या करते हैं, ये सियासी जमातें मुआहिदे बनाते हैं आपस में, पार्टीज क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिलकर क्या करते हैं, मुआहिदे बनाकर हुकूमत करते हैं। उसको हम कहते हैं इंतखाबात के बाद का मुआहिदा। इंतखाबात के बाद का मुआहिदा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जमात अक्सरियत में नहीं आई है, हुकूमत जमात नहीं बना पा रहे, तो उस वक्त पार्टियाँ, ये सियासी पार्टियाँ क्या कहते हैं, आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर मुआहिदा बनाते, उसको हम कहते हैं इंतखाबात के बाद का मुआहिदा या पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं। पोस्ट यानी बाद में, पोल यानी इंतखाबात, पोस्ट पोल अलायंस या इंतखाबात के बाद का मुआहिदा कहते हैं। तो इस किस्म के मुआहिदे जो है कब करते हैं, जबकि पार्लियामेंट हैंग हो गई है, वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो उस तरह की हुकूमत को हम मिली जुली हुकूमत, कोलिशन गवर्नमेंट या मखलूत हुकूमत कहते हैं, जहाँ पर एक जमात जो है मेजॉरिटी में नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है, कर्नाटक में भी फिलहाल हुआ था ना, जहाँ पर सिद्धरामैया और कुमारस्वामी ने मिलकर क्या किए थे, हुक्मरानी पार्टी बनाए थे। तो ऐसी हुकूमत को हम क्या कहते हैं बच्चों, मखलूत हुकूमत या मिली जुली हुकूमत या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। कब ऐसा किया जाता, जबकि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती, तो इसके बाद जो है एक मुआहिदा करते हैं, उस मुआहिदे के तहत वो हुकूमत बनाते, उस मुआहिदे को हम क्या कहते हैं, इंतखाबात के बाद का मुआहिदा। तो इस तरह मुआहिदे करके वो क्या करते हैं, अब हुक्मरानी जमात हुक्मरान। तो इस हुक्मरानी जमात में
ये इंतखाबात में हो, ये इलेक्शन में हो, अवाम की राय भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम राय आमा भी कहते हैं, कौमी राय आमा या पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं। तो राय आमा का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत जो है हमसे, हमारे लिए ही है। जमहूरियत को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अवाम की हुकूमत, अवाम से हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत है। तो अवामी राय का होना भी ज़रूरी है, पब्लिक ओपिनियन का होना भी ज़रूरी है। तो अवामी राय आमा या पब्लिक ओपिनियन यानी आम अवाम की जानिब से किसी ख़ास मौजू पर जो राय ली जाती है, जो बात यहाँ पे उनकी जो है मशवरा उनसे लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? राय आमा कहते हैं। ये किसी सियासतदान की राय नहीं रहती, किसी उम्मीदवार की नहीं रहती, जो आम अवाम रहती है। उन आम अवाम को हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाते वक्त, हुकूमत के क़वानीन बनाते वक्त अवाम से जो राय ली जाती है, राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ही हुकूमत है ना, हमारे लिए ही हुकूमत है। तो यहाँ पे जो ज़राए रहते हैं, ज़राए अबलाग, वो भी जो है हमारी मदद करते हैं, किसको? अवामी राय को बयान करने में, यानी लोगों की ओपिनियन है ना, पब्लिक पोल लिया जा रहा है करके भी आप लोग न्यूज़ में सुनते रहेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? अवामी राय आमा या उसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। हमसे हुकूमत है, हमारे लिए है, तो हमारी राय लेना ज़रूरी है। तो किसी ख़ास कवानीन बनाते वक्त, पॉलिसियाँ बनाते वक्त या मखलूत हुकूमत बनाते वक्त भी अवाम की राय लेना जमहूरियत में ज़रूरी रहता। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पब्लिक ओपिनियन या अवामी राय आमा, अवामी राय आमा कहा जाता। उसी तरह मास मीडिया भी जो रहते हैं, ये चैनल्स जो रहते हैं, ये भी क्या कहते हैं? ये टीवी, ये रेडियो, ये भी जो है जमहूरियत में, इंतखाबात में अहम रोल अदा करते हैं, है ना। ज़राए अबलाग और जमहूरियत, इनका भी रोल बहुत ही अहम रहता है। ये नशरियात जो तमाम होते रहते हैं, किससे होते हैं बच्चों? ज़राए अबलाग के ज़रिए। तो ज़राए के ज़रिए से जो है रोज़ बरोज़ होने वाले वाक़यात, जो हुकूमत की पॉलिसियाँ बन रहे हैं, हुकूमत की जो मंसूबे बन रहे हैं, हुकूमत के जो कामों काज हो रहे हैं, तो ज़राए अबलाग ही हमारे तक पहुँचाते, मीडिया ही हमारे तक पहुँचाती। इसीलिए मीडिया को जो है गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है, किसी एक पार्टी का, किसी एक जमात का नहीं रहना। जो मीडिया है, जो ज़राए अबलाग है, उसको गैर जानिबदार होना, बेखौफ होना और सच्ची बात को, सच्ची मशवरों को अवाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी। तभी क्या होती है? जमहूरियत हमारी कामयाब हो सकती है। कौन सा भी ज़रिया हो, चाहे वो कन्नड़ा चैनल्स हो या उर्दू चैनल्स हो, हिंदी चैनल्स हो, ये तमाम को जो है बेखौफ होकर, गैर जानिबदार होकर, जो सही है वही हालात को अवाम तक पेश होना ज़रूरी है, अवाम तक पेश करना ज़रूरी है। किसी सियासी पार्टी के ग़ुलाम नहीं रहना, तभी हमारी जमहूरियत क्या होती है बच्चों? कामयाब हो सकती है। तो राय आमा भी बहुत अहमियत रखती है, और जो है ये मास मीडिया, ये अखबारात, ये जर्नल्स, ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। यही जो रहते हैं हमारे तक जो है हुकूमत के कामों काज को, हुकूमत की पॉलिसियों को, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है करके हर एक जाकर हम पार्लियामेंट में झांक कर नहीं देखते, हर एक ले जाकर विधानसभा में झांक कर खिड़कियों की जरिए से हमें नहीं देखते। हमारे तक ये सभी चीज़ों को लाने वाले कौन रहते हैं? ये प्रेस है, ये मीडिया है, ये अखबारात है, ये जर्नल्स हैं, है ना, ये टीवी चैनल्स है। ये तमाम चीज़ों को, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये रेडियो, ये टेलीविज़न, ये इंटरनेट जो होता रहता है, जिसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत जिसकी मदद से ये ब्रॉडकास्टिंग हैं सभी, तो ये सभी क्या करते हैं? एक अहम रोल अदा करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों को, हुकूमत के कामों को, उनकी मीटिंग्स को, हर चीज़ को जो है हमारे तक पहुंचाते हैं। तो इनको जो है गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, हक़ पे रहना ज़रूरी है, किसी सियासी पार्टी के ग़ुलाम ना होना ज़रूरी है। तभी जमहूरी हुकूमत क्या होती है बच्चों? कामयाब हो सकती है ना। तो ये क्या था बच्चों? इंतखाबी अमल। ये क्या था? इंतखाबी अमल, ऐलान, इंतखाबी हल्के बनना, वोटर लिस्ट बनना, डेट अनाउंस करना, फिर उसके बाद इंतखाबात का दिन होना, काउंटिंग, हुकूमत बनना, फिर मीडिया का क्या रोल है, अवामी राय का क्या रोल है, ये तमाम प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? इंतखाबी अमल या इंतखाबी इंतज़ाम कहलाता है। तो चलो बच्चों, अब थोड़ा आपका होमवर्क लिख लीजिए घर पर, काम या होमवर्क। ये है पहला क्वेश्चन आपके लिए। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक मुख्तसर नोट लिखिए। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा सवाल है, इलेक्शन का तरीक़ा बयान करो।
अगला क्वेश्चन है सियासी जमातों से क्या मुराद है, इसके अक़साम लिखिए। सियासी जमातों से क्या मुराद है, इसके अक़साम लिखिए। अगला क्वेश्चन मखलूत हुकूमत से क्या मुराद है, मखलूत हुकूमत से क्या मुराद है। अगला क्वेश्चन है जमहूरियत में राय आमा की अहमियत बयान करो, पब्लिक ओपिनियन जिसको कहते हैं, तो इसकी अहमियत क्या है ये लिखना। अगला क्वेश्चन है जमहूरी निज़ाम में ज़राए अबलाग का रोल बहुत अहम है, साबित कीजिए। ज़राए अबलाग मास मीडिया, टेलीविज़न, रिसाले, जर्नल्स, अखबारात, इन तमाम का रोल किरदार बहुत ही अहम है जमहूरियत में, किस तरह से इसे साबित करना एक अहम सरगर्मी है यहाँ पे। तो बच्चों ये था आज का लेसन हमारा इंतखाबी अमल, इलेक्शन का तरीक़ाकार। समझ में आया है ना पूरा। चलिए तमाम अहम नुकात लिखे, तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लिखिए, होमवर्क के क्वेश्चन आंसर और मॉक पार्लियामेंट देखे हैं। मॉक पार्लियामेंट को आपको आपके स्कूल में इनाकाद करना है, उसकी तमाम कारगुजारियों को भी लिखना है। चलिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।